नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। चीन में घुसकर पीएम मोदी का वो एक्शन कि पाकिस्तान, चीन और हाफिज सईद सब लपेटे में आ गए। चीन के सामने मोदी ने क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान और उसके आतंकी ठोके जाएंगे और कोई नहीं बचा पाएगा। भारत का ऐसा खौफ, शहबाज लाइन पर आया। हाफिज सईद को बचाने के लिए आतंकियों की बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ आज ये भी बताऊंगा। ट्रंप ने मुनीर को सबके सामने बेइज्जत किया। जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ गेम खेल दिया है क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर फायर हो गई। बंगाल में इस बार खेला होने वाला है क्या। मोदी की लगातार जीत से ममता घबराई हैं। एनआरसी वाला कार्ड निकालकर कहां से लाई हैं। कथावाचकों पर हमले का मामला, योगी को घेरने निकले अखिलेश को धर्मगुरुओं ने घेर लिया क्या। जाति की वजह से चोटी काटी, मारा पीटा या कहानी में नया ट्विस्ट है। योगी के खिलाफ साजिश का सच क्या है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की वो शादी जिसमें 1 घंटे में 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 1 घंटे में, आज उसके बारे में बताओ। बैंड बाजा बारात और करोड़ों की ऐसी चमक, वो गजब शादी जिसके सामने अंबानी की शादी भूल जाएंगे बॉस, आज उसके बारे में आज डिटेल से आपको बताऊंगा। और 5 जगह बादल फटे, 9 जगह फ्लैश फ्लड, बारिश के लेटेस्ट बवाल की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचकर भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने नया इतिहास रच दिया। शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन में एंट्री करने वाले पहले भारतीय बन गए। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:01 पर शुभांशु के स्पेसक्राफ्ट ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर डॉकिंग की और करीब 6 बजे शुभांशु शुक्ला अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। पंजाब में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अकाली नेता विक्रम मजीठिया को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोप लग रहा है कि मजीठिया ने ड्रग्स से 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई। मजीठिया की कोर्ट में पेशी के दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर मजीठिया के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में बताया गया कि डेटा डाउनलोड हो गया है, मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस कर लिया गया है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डेटा को पढ़ेगा, उसका विश्लेषण करेगा, समझेगा और इससे हादसा होने के कारणों का पता लगाया जाएगा। यौन शोषण के अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की आज 11 साल बाद जोधपुर में मुलाकात हुई। गुजरात कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद नारायण साईं आज जोधपुर पहुंचे, जहां अपने पिता आसाराम से मुलाकात हुई। इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर रहा आसाराम इन दिनों जोधपुर के आश्रम में इलाज करवा रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर ही कई किलोमीटर कार दौड़ा दी। पटरी पर कार दौड़ता देख लोग हैरान रह गए। करीब 3 किलोमीटर तक महिला ने पटरी को ही सड़क समझ लिया और लोगों ने देखा तो रेलवे को जानकारी दी कि देखिए क्या कर रही है। महिला की इस हरकत के कारण बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेन को बीच ट्रैक पर रोकना पड़ा भाई कि उधर से गाड़ी आ रही है। बड़ा हादसा टला। यह महिला कौन है, इसने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच चल रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, चीन में घुसकर पीएम मोदी का वो एक्शन कि पाकिस्तान, चीन, हाफिज सईद सब लपेटे में आ गए। चीन के सामने मोदी ने क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान और उसके आतंकी ठोके जाएंगे, तुम भी नहीं बचा पाओगे। भारत का ऐसा खौफ, शहबाज लाइन पर आया। हाफिज सईद को बचाने के लिए आतंकियों की बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ और कैसे पाकिस्तान की लेटेस्ट बेइज्जती हुई है, सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी गजब फॉर्म में है। पाकिस्तान को तो फुटबॉल बना के रखा है। जहां जाते हैं उसको लतिया देते हैं। जहां पाकिस्तान जा रहा है उसको लात पड़ रही। जगह कोई भी हो, पाकिस्तान की धुलाई रुकती नहीं। अब तो नरेंद्र मोदी ऐसे रौद्र रूप में आ गए हैं कि पाकिस्तान को जो भी गोद में बैठाता है उसका भी धुआं धुआं बना दे रहे हैं। बॉस, चीन के घर में घुसकर भारत ने ऐसा बवाल काटा कि चीन सन्न है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल करने चला था। लेकिन भारत ने भी इस खेल को समझा और फिर वो हुआ जो चीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं। चीन में एससीओ की मीटिंग चल रही है, जहां नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में पाकिस्तान और चीन दोनों को अच्छे से ठोक दिया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों इस तिकड़म में लगे थे कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी करतूतों पर थोड़ा सा धीरे से पर्दा डाल देंगे।
मोदी छोड़ने वाले हैं। पहले ही मोदी कह चुके हैं कि वो सिर्फ आतंकियों और उसके पालने वालों को ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले को, उसको फाइनेंस देने वाले को, सभी को दुश्मन मानेंगे। जो भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन ने पीएम मोदी के इस नए न्यू नॉर्मल वाली पॉलिसी को हल्के में लेने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर दिखा दिया। देखिए मुंह उतरा हुआ सबका वहां पे। भारत किस हद तक जा सकता है यह चीन में बैठकर बता दिया गया है। भारत ने चीन में जाकर चीन के मुंह पर मैसेज दे दिया कि मारूंगा पाकिस्तान को अभी और तुम भी नहीं बचा पाओगे, और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बनने की गलती तो करना मत। इसी वजह से चीन में जारी एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि चीन भी हैरान रह गया। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री ने पेन हटा दिया कि बात मैं नहीं करता साइन, हटाओ इसको। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र नहीं था। भारत ने ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट को रद्दी का टुकड़ा बना दिया। भारत के विरोध की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाया। भाई भारत ने साइन ही नहीं किया। भाई हम नहीं करते साइन। भाई पहलगाम नहीं है इसमें, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र नहीं है, हम यहां साइन करने आए हैं, हम तुम्हारा बुखार उतार देंगे। एससीओ में चीन के अलावा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों की बैंड बजा दी। एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता चीन कर रहा है और अक्सर अध्यक्ष देश पर यह दबाव होता है कि वो इस इवेंट को सही से निपटा दे। ज्वाइंट स्टेटमेंट तो कम से कम जारी हो ही जाए, लेकिन भारत के कड़े विरोध की वजह से चीन की फजीहत हो गई। पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के दोस्त की वजह से चीन को भी जिल्लत झेलनी पड़ी क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट ही नहीं आ पाया। लेकिन अभी जो आपको बताया वो तो चीन के अंदर ग्लोबल मंच पर चीन और पाकिस्तान की बेइज्जती का एक पन्ना है। अभी तो आपको आगे बताऊंगा कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने कैसे चीन में बड़ा धमाका कर दिया। आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक साइन चीन और पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारी पड़ा। आपको अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की क्लास लगा देंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी का जलवा देखकर चीन के राष्ट्रपति को साइड हीरो जैसा लगने लगा है। लेकिन पहले डिप्लोमेसी के इस चैप्टर की एक झलक दी। भारत ने आज चीन में बैठकर चीन पाकिस्तान दोनों को जो ट्रेलर दिखाया है वो चीन पाकिस्तान को बरसों तक याद रहेगा कि पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा है। आप देखिए चीन पाकिस्तान ने कैसी चाल चली थी कि एससीओ की मीटिंग में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था उसमें पहलगाम हमले का नाम ही नहीं डाले ये लोग, बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया। ज्वाइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट देखते ही राजनाथ सिंह का दिमाग जो है वो भन्ना गया, पारा उनका हाई हो गया कि ये क्या तमाशा है। आप तस्वीरें देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दस्तावेज पढ़ रहे हैं, एक हाथ में उन्होंने कलम पकड़ के रखी है ताकि कागज को पढ़ के साइन कर देंगे। लेकिन दस्तावेज को पढ़ने के बाद राजनाथ सिंह ने पेन एकदम से उठाया और साइड रख दिया फिल्मी अंदाज में। ना एटा चौलबे ना, ये ना होगा। ये तय कर लिया कि साइन नहीं करूंगा, यानी भारत इस दस्तावेज पे साइन नहीं करेगा क्योंकि भारत इस ड्राफ्ट में लिखी बातों से सहमत नहीं है। अब चाहे इस कागज का जो करना है करो, इसको लपेट के झालमुरी बना के इसमें खाओ, क्या करना है तुम देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मोमो डाल के खाओगे, चाइना वाले होना। खैर, जो कूटनीति के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी वो मिसाल पेश की रक्षा मंत्री ने। देखिए पेन वहीं रख दिए, छोड़ दिए। साफ दिख रहा था कि यह चीन और पाकिस्तान की चाल थी कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम जैसे हमले पर दो शब्द भी ना लिखो और बलूचिस्तान का जिक्र करके भारत को फंसाने का प्रयास करो। लेकिन चीन पाकिस्तान भूल गए कि यह तो नया भारत है मोदी वाला, यह फंसने वाला थोड़ा, यह ठोकने वाला भारत। चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक काम चलाऊ बयान जारी करवाने की कोशिश की, लेकिन एससीओ की अध्यक्षता करने वाले चीन को पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ गया। एससीओ जैसे ग्लोबल मंच से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक्सपोज कर दिया। एससीओ में चीन पाकिस्तान के अलावा रूस, ईरान, बेलारूस समेत 10 देश। एससीओ देशों ने कुल मिलाकर दुनिया की 30% जीडीपी और 40% आबादी को रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे बड़े मंच से भारत ने दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि वो आतंकवाद पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। आप एससीओ मीटिंग की तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में एक तरफ राजनाथ सिंह है और उनके सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं। एक तरफ चीन के रक्षा मंत्री, और इस भरी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। क्लास पाकिस्तान की लग रही थी और शब्द चीन को भी चुभ रहे हों। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां चीन और पाकिस्तान दोनों को बैठा के सामने क्या क्या सुनाया है। इट इज इंपेरेटिव that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह सुनाते रहे, चीन और पाकिस्तान सुनते रहे। दूसरे देश भी समझ रहे थे कि भारत तो गजब फोड़ रहा है भाई। पाकिस्तान के सामने ही राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को फोड़ा। रक्षा मंत्री ने बता दिया कि वो आगे भी आतंकी ठिकानों को टारगेट करने से हिचकेंगे नहीं। सोचिए, चीन पाकिस्तान के सामने बैठ के बोल दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि अभी इसको मारेंगे और इसको बचाना मत। यह भाव था। राजनाथ सिंह ने एससीओ की मीटिंग में पहलगाम हमले का जिक्र किया, लश्कर को गुनहगार बताया, कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न आतंकी संगठन लश्कर के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है भाई। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आतंकियों के अलावा उसके ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स सबको जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। यानी चीन को लपेट दिए कि तुम पैसा देते हो, हमको नहीं पता है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से पूरी दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। सुनिए राजनाथ सिंह ने फिर सेकंड राउंड में कैसे ठोका है। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. आतंकवाद के अलावा राजनाथ सिंह ने चीन की विस्तारवादी नीति पर भी उसकी क्लास लगाई। राजनाथ सिंह ने चीन के BRI प्रोजेक्ट और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम लिए बिना कहा कि भारत सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देता है, लेकिन एससीओ सदस्यों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान और चीन को धोने में। आप यह भी देखिए कि एससीओ की मीटिंग में भारत ने कैसे पाकिस्तान से लगातार दूरी बना के रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी देशों के रक्षा मंत्रियों से मिले, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को थोड़ी भी घास नहीं डाली। उधर कोने में खड़ा होकर भाई देख रहा है, कहीं मिल ले तो हाथ हाथ मिला, लेकिन रक्षा मंत्री ने हाथ नहीं मिला। देखिए कैसे कोने में खड़ा है पाकिस्तान वाला। रक्षा मंत्री ने ना उनसे हाथ मिलाया, ना उनकी तरफ देखा। इधर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है, उधर पानी पर बिलबिलाया पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब कहा है कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों, जिसमें जम्मू कश्मीर, पानी, व्यापार, आतंकवाद, सबके समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत को तैयार है। अरे तुम ना बातचीत के लिए तैयार हो, हम थोड़ी तैयार है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि बात पीओके पे होगी, और विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हाफिज सईद को कब दोगे और मसूद अजहर को कब दोगे, बताओ, उस पर बात करोगे तो आओ कर लो बात। शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सऊदी अरब के नेता से बातचीत में यह बात कही। हालांकि भारत से बातचीत की पहल करके पाकिस्तान की कूटनीतिक कंफ्यूजन भी सामने आ गई, क्योंकि इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत पर जोर दे रहे हैं, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की इसी कंफ्यूजन को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान की सरकार की क्लास लगा दी। पाकिस्तान की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले हुसैन हक्कानी ने कहा कि क्या पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री आपस में बात नहीं करते हैं क्या? एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और फील्ड मार्शल दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, और रक्षा मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कोई बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है भाई? आपस में बात नहीं करते हो क्या तुम लोग? यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है कि भारत तभी बातचीत करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक एक्शन ले, और पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की रगों में तो आतंकवाद दौड़ रहा है। पाकिस्तान में लोगों का हाथ कटता है तो खून के साथ साथ दो चार आतंकी गिर जाते हैं, ऐसा है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने आतंकियों के साथ बंद कमरे में एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में हाफिज सईद के बेटे तलहात सईद के शामिल होने की खबर है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इसमें शामिल था। कार्यक्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद थे। इन्हें इस बात का खौफ है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, ये सारे आतंकी भारत की हिट लिस्ट में हैं और नरेंद्र मोदी इनका काम कभी भी तमाम करवा सकते हैं। इसलिए जैसे तैसे नरेंद्र मोदी से इन आतंकियों को कैसे बचाना है, ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को जितना शरण दे ले, बचा तो पाएगा नहीं इनको।
आप देखिए, आज ही खबर आई है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के टॉप कमांडर को ठोक डाला है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी की तरफ से ट्रेन टॉप जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। अलग अलग रिपोर्ट्स में मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के तौर पर हुई है। उसकी फोटो दिखाइए जरा। यह आतंकी पिछले 1 साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। यह था वो जो बैठा हुआ दिख रहा था। आतंकी का कोड नेम मौलवी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह अभियान चलाकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत ठोकता जा रहा है और भारत की इस मार से बचने के लिए असीम मुनीर कभी ट्रंप के साथ लंच करने जाता है, कभी चीन के साथ मिलकर खेल करने लगता है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि अंदर ही अंदर चीन उसी का गेम करने में जुटा हुआ है। पहले ट्रंप ने मुनीर की लंच पर उसकी बेइज्जती की। अब जिनपिंग क्या गेम कर रहे हैं वो आप देखिए कि जब एससीओ की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया तो चीन ने भारत का विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। एससीओ में एनएसए लेवल की मीटिंग में डोभाल ने कहा कि भारत लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा, आईसिस और उसके सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित है। दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की जरूरत है। सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकवादी घटना मानवता के विरुद्ध अपराध है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवादियों, आतंकी घटनाओं के आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। एनएसए डोभाल ने बाकायदा आतंकवादी संगठनों के नाम लेकर पाकिस्तान को घेरा, लेकिन फिर भी चीन ने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को एक तरीके से सपोर्ट किया। और यह हैरानी की बात है क्योंकि यह वो चीन है जो अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बन जाता है। यूनाइटेड नेशन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाता रहा है, लेकिन यहां चीन में बैठकर भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को धोया और चीन चुपचाप रह गया कि ठीक है, मार रहे हो तो मारो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन ने न्यूट्रल रहकर मैसेज दिया है कि वो अब पाकिस्तान के चक्कर में भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, और जिस तरह पाकिस्तान चीन के बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है उससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। चीन शातिर खिलाड़ी तो है ही है, वो पाकिस्तान को आगे कर देता है, पीछे से अपना काम करवाता है। चीन ने पाकिस्तान को आगे करके भारत को उलझाए रखने की चालें चली तो पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से ऐसा हथियार भी दे रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक। इसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने न्यूक्लियर बेड़े को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गुप्त रूप से ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होकर 5500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को हिट कर सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर ये भारत के लिए बना रहा है तो 5500 किलोमीटर का है भाई, भारत इतना दूर तो है नहीं, अमेरिका तक की रेंज क्यों चाहिए? चीन के कहने पे फोड़ दोगे क्या जी? तो ये तो ट्रंप को देखना चाहिए कि इसको खिलाए थे बिरयानी बुला के और ऑर्डर दिए थे कि मारेंगे ईरान को, तुम्हारे यहां से घुस के चुप रहना। वो देखिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में चीन का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन मिसाइल प्रोग्राम पर साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने की, और पाकिस्तान का फोकस कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर। अभी पाकिस्तान के पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन जरूर है, लेकिन इसकी रेंज 2700 किलोमीटर ही है और भारत के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीबीएम विकसित करके पाकिस्तान अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने से रोकना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत की तरफ से हस्तक्षेप न करे, और इसलिए भाई तूफानी काम करने पर आए। लेकिन पाकिस्तान ये सब करके अपनी ही कब्र खोदने में जुटा है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो अमेरिका उसे अपने लिए न्यूक्लियर थ्रेट घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिससे अमेरिका को खतरा महसूस होता है उसे अमेरिका न्यूक्लियर थ्रेट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। फिलहाल रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर थ्रेट देशों में की लिस्ट में डाला हुआ है। नॉर्थ कोरिया तो अक्सर अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता ही रहता है। अब सवाल यह है कि इस लिस्ट में क्या अगला नंबर पाकिस्तान का जुड़ने वाला है?
यानी आप पाकिस्तान की कूटनीति को देखें तो दूर से तो यही लगेगा कि अमेरिका और चीन अभी उसके साथ हैं, लेकिन ये रिश्ते जरूरतों पर टिके। जब तक पाकिस्तान इनकी जरूरत है तब तक उसको दाना डालेंगे, फेंकेंगे, वो आएगा खाने। लेकिन पाकिस्तान जरा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा तो यही अमेरिका और चीन दोनों मिलकर उसकी क्लास लगा देंगे। लेकिन इधर भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा रहा है। भारत में क्या चल रहा, अलग लेवल की पॉलिटिक्स है भाई। पाठशाला में अब इसका चैप्टर देखिए। राहुल के बाद अब ममता चुनाव आयोग पर फायर हो गई। बंगाल में इस बार खेला होना तय हो गया है क्या? मोदी की लगातार जीत से ममता घबराई, एनआरसी वाला कार्ड निकालकर कहां से लाई, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और जिस तरह से पीएम मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं उससे ममता बनर्जी को अपना गढ़ खतरे में दिख रहा है और शायद इसी वजह से आज वो अचानक से एनआरसी चिल्लाने लगी। ममता बनर्जी ने एनआरसी का कार्ड खेलने के लिए चुनाव आयोग को निशाने पर ले लिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। अब कहां चुनाव आयोग, कहां एनआरसी? मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से वो कह रही हैं कि जो ड्राइवर है वो किचन में खाना बनाने जा रहा है। अरे भाई, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, कुक का काम खाना बनाना है। चुनाव आयोग कहां से एनआरसी लागू कर देगा जी? चुनाव आयोग के पास तो एनआरसी लागू करने की अथॉरिटी भी नहीं है। चुनाव आयोग का काम अलग है और एनआरसी की बात तो कहीं दूर दूर तक उसमें सटती भी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और एनआरसी का कनेक्शन जोड़ दिया। पहले ममता बनर्जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि एनआरसी की कहानी कहां से आई है। Is it NRC? Is it they are doing or working to establish the NRC? What is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and whatever the impression we are having. एक क्या हो रहा है देश में? ममता बनर्जी अचानक चुनाव आयोग और एनआरसी का कनेक्शन क्यों निकालने लगी, इसे भी समझिए। असल में चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट को रिव्यू करने की ड्राइव चलाने वाला है। बिहार में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई फर्जी वोटर ना हो, यह सब पक्का करने के लिए चुनाव आयोग डोर टू डोर रिव्यू करेगा। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के इस काम में एनआरसी की साजिश दिखने लगी। ममता बनर्जी का दावा है कि बिहार में चुनाव आयोग वोटर से डिक्लेरेशन फॉर्म मांग रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक इस फॉर्म में 3 कैटेगरी है। पहले वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए, दूसरे वो जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए, और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए। अब ममता बनर्जी का दावा है कि इस फॉर्म में अगर वोटर दूसरा विकल्प चुनते हैं तो उन्हें खुद के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ नागरिकता के सबूत के तौर पर माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। ममता बनर्जी को आपत्ति इन्हीं 3 विकल्पों पर। वो पूछ रही हैं कि वोटर बनने वाला कोई भी शख्स 1987 से पहले अपने माता पिता के जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट कहां से लाएगा। वैसे तो यह फॉर्म बिहार के लिए, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि निशाना बंगाल है। वो बंगाल में वैलिड वोटर्स के नाम हटाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत सारे माता पिता अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि चुनाव आयोग ने 1987 का ही साल क्यों चुना। उनका आरोप है कि यह एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ममता बनर्जी को इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत दिखने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ वो गुजरात उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जीती 1 सीट को ऐसे दिखा रही हैं जैसे अब तो गुजरात में बीजेपी गई। अगर बीजेपी और चुनाव आयोग की सेटिंग है जैसा ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, तो फिर गुजरात में बीजेपी 1 सीट भी क्यों हारती भाई। सुनिए गुजरात उपचुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कांग्रेस कैसे चुनाव आयोग से डेटा मांगकर खुद फंस गई। गुजरात में तो लगता है, मैं जो बात किया है कल, मेरे को लगता है गुजरात में बीजेपी गया। बाई इलेक्शन में अगर हार गया, उसका इतना फोर्स रहने का बाद भी, देखो हमारा स्टेट में एक भी स्टेट पुलिस को अंदर में नहीं जाने देता, एरिया में नहीं जाने देता। अभी चुनाव आयोग पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करता है, इलेक्शन कराता है, एक भी स्टेट पुलिस को साथ में नहीं लेता है, स्टेट ऑफिसर को नहीं लेता है। आरएसएस देख के, प्रचारक देख के, आरएसएस को कोई कुछ लोग को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह कर रहा है इसमें हमारा डाउट बढ़ रहा है। वो क्या किया, वो देख के ऐसा ऑब्जर्वर देते हैं जो खाली बीजेपी को लेके और सीआरपीएफ के लेके मीटिंग किया है। इवन बाई इलेक्शन का पहले भी वो बहुत कोशिश किया।
ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि वहां स्टेट पुलिस नहीं होती, पूरी सेंट्रल फोर्स होती। और भाई आप तो फिर भी चुनाव जीत ही ना रही हैं, तो सेंट्रल फोर्स लगाने से क्या हो गया? ममता बनर्जी ये सब बातें इसलिए कर रही हैं क्योंकि बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी को इस बार का डर है कि कहीं इस बार उनके साथ खेला ना हो जाए, क्योंकि बंगाल में 14 साल से ममता बनर्जी लगातार सत्ता में, 14 साल सत्ता में रहने की काफी एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगते हैं। पहले बंगाल में मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन अब मजबूत बीजेपी है। बीजेपी ने पिछले कई सालों से ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर तो दी है। ममता बनर्जी अब तक अजय हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का हाल सबने देखा है। केजरीवाल 12 साल तक अजय थे दिल्ली में। उनको लगता था दिल्ली कोई जीत ही नहीं सकता मुझसे, लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का किला गिरा दिया। बीजेपी को लगता है कि अगर दिल्ली केजरीवाल से जीत सकते हैं तो बंगाल भी ममता बनर्जी से जीत सकते हैं। अमित शाह खुद ये कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद अब बंगाल में कमल खिलेगा, और शायद इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। ममता बनर्जी शायद इसी डर से चुनाव आयोग पर फायर है कि कहीं बंगाल में इस बार उनके साथ खेला ना हो जाए, तो पहले से कुछ बेस बनाओ। इंडी गठबंधन के लिए सबसे आसान निशाना चुनाव आयोग ही है। ये लोग जीतते हैं तो बोलती बंद हो जाती है, हारते हैं तो चुनाव आयोग पे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस यही काम बहुत पहले से कर रही है। पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक चुनाव आयोग से भिड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में खुद कांग्रेस फंस गई। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी थी। उनका आरोप था कि महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़ा गैप था। कांग्रेस का कहना था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अचानक से वोटर्स की संख्या बढ़ गई। कांग्रेस की इस डिमांड को मानते हुए आयोग ने 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट शेयर करने की इजाजत दे दी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हमें मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को चुनाव आयोग ने नकार दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की यह डिमांड मौजूदा कानूनी नियमों के दायरे में नहीं है, और ऐसी ही डिमांड को साल 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। साल 2018-19 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसी ही डिमांड लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमको डेटा दिला दीजिए चुनाव आयोग से। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि चुनाव मैनुअल में वोटर लिस्ट का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए इमेज पीडीएफ फॉर्मेट की बात की गई है, वहां कहीं भी सर्चेबल पीडीएफ की बात ही नहीं, और इसलिए याचिकाकर्ता यानी कमलनाथ यह क्लेम नहीं कर सकते कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वेबसाइट पर या सर्चेबल मोड में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया था कि भाई आपको अगर जरूरत है तो यह हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जो रीडेबल मिला है उसको आप जो है वो आराम से कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ को। लेकिन 2018-19 से सोचिए 25 हो गया, कांग्रेस अभी वही लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आज जो डिमांड कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी माहौल बनाने में लगी हुई है। इसी तरह कांग्रेस की चुनाव आयोग से एक और डिमांड है। कांग्रेस चाहती है कि इलेक्शन के दिन वोटिंग सेंटर का सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा कि यह गैरकानूनी होगा। खुद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटिंग की सीक्रेसी को बनाए रखना जरूरी है। यहां तक कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950-51 में भी यही लिखा है कि वोटिंग की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यही बात चुनाव आयोग कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करने की वजह से वोटर्स की प्राइवेसी का खतरा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने में सुधार करने की बजाय ये दे दो वो दे दो, क्या ही कोई उनको टीम में रिसर्च करके नहीं देता है कि सर ये सब तो हो चुका, सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद राहुल गांधी को पर्सनली मिलने के लिए बुला चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि पहले हम जैसी लिस्ट मांग रहे हैं वो लिस्ट दो तब मिलने आए। बैठे रहिए, हो गया आपका काम। खैर, पाठशाला में अब आपको बताते हैं अगला चैप्टर। कथावाचकों पर हमले का मामला, योगी को घेरने निकले अखिलेश को धर्मगुरुओं ने घेर लिया है क्या? जाति की वजह से चोटी काटी, मारा पीटा, यह कहानी में नया ट्विस्ट है। योगी के खिलाफ साजिश का सच क्या है, अब आपको यह बताता हूं। यूपी के कथावाचक कांड में अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी को घेर रहे हैं। ऐसी राजनीति हो रही है जिसमें पूरा मामला यादव बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है। यह नैरेटिव अखिलेश यादव के पीडीए वाले एजेंडे में फिट बैठता है, और इसलिए इस मामले में लगातार पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुपचाप सब देखने वालों में से नहीं है। आज योगी ने पुलिस प्रशासन को अच्छे से टाइट कर दिया और क्लियर कट कह दिया कि यूपी में जातीय दुश्मनी फैलाने की साजिश हो रही है, और इस साजिश का तुरंत पर्दाफाश कीजिए। सीएम योगी की नहीं, हिंदू धर्मगुरुओं को भी इस घटना को यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सुलगाने की साजिश दिख रही है।
क्योंकि इटावा के कथाकांड को लेकर ब्राह्मण और यादव पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर बवाल हो रहा है, जबकि जिन कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई उन पर जाति छुपाने के लिए धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हो चुका है और बदसलूकी के आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इटावा कांड की आड़ में यूपी को जातीय संघर्ष में झोंकने की साजिश हो रही है? आज पाठशाला में इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे सीएम योगी ने इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी है और इटावा कांड पर अखिलेश यादव ने क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को घसीट लिया। लेकिन पहले पूरे घमासान की एक झलक देखिए। इटावा के जिस कथावाचक कांड को लेकर यूपी से बिहार तक सियासत गर्मा गई, उसकी पूरी डिटेल आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए इस मुद्दे पर कैसे घमासान बढ़ता जा रहा है। इटावा में आज पुलिस ने उन कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिनके साथ 21 जून को बदसलूकी हुई। कथावाचकों पर आरोप है कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर भागवत कथा का ठेका लिया और असली पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। लेकिन कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज होते ही यादव संगठनों ने इटावा में बवाल शुरू कर दिया। केस वापस लेने के लिए पुलिस थाने का घेराव भी किया गया। इटावा में बवाल के बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक बार फिर कथाकांड को तूल देने की कोशिश की। पूरे बवाल के लिए योगी सरकार को निशाने पर लिया। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर अखिलेश यादव इटावा में हुए कथाकांड को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाने में जुटे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस घटना में वो सारा मसाला है जिसे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें जाति की राजनीति है, इसमें अखिलेश के सबसे बड़े हथियार पीडीए का समीकरण भी है और बवाल की भी पूरी गुंजाइश है। अखिलेश यादव को अपने इस मकसद में शुरुआती कामयाबी भी मिलती दिखी, जिसकी गवाही आज इटावा से आई तस्वीरें दे रही। आज इटावा में कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भारी बवाल मच गया। अलग अलग यादव संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस थाने का घेराव करने के लिए इटावा के दांदरपुर गांव में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ भड़क उठी और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को खुद को बचाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। जिस तरह से इटावा के कथाकांड को लेकर सियासत हो रही है, उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले ही इस तरह के बवाल का अंदेशा हो चुका है और इस तरह के बवाल से निपटने के लिए पहले ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी थी। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि पिछले कुछ समय से कुछ अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में जातीय दुश्मनी फैलाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इटावा जैसी घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। आगे सीएम योगी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल राज्य की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी साजिश का तुरंत पर्दाफाश हो, दोषियों की पहचान सार्वजनिक की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को खुली छूट देते हुए यह तक कह दिया कि कार्रवाई के लिए शासन से आदेश का इंतजार न कीजिए, कानून के तहत फौरन एक्शन लीजिए। अखिलेश यादव सीएम योगी की सख्ती पर भी सवाल उठाने से नहीं चूके। अखिलेश यादव ने तो सीएम योगी और बीजेपी पर तंज करते हुए इटावा की घटना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव को। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। अगर ट्रंप जी को पता लग जाए तो इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। आप सोचिए अखिलेश यादव के लिए इस मामले की गंभीरता क्या है। वो बोल रहे हैं कि बताओ 16 साल की चुटिया कट गई, उनके पीछे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप को पता चल जाए तो कितना बुरा लगे होगा। इसमें ट्रंप कहां से आ गए? ये गंभीरता है आपकी इस मामले की। अब इटावा का वो वायरल वीडियो भी देखिए जिसकी गूंज यूपी से बिहार तक पहुंच चुकी है। घटना इटावा के दांदरपुर गांव की है और 21 जून की है। वीडियो में एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर रखा है। वीडियो में उसे जाति छुपाने की सजा देने की बात हो रही है और फिर भीड़ में गिरे शख्स की चोटी और बाल काट दिए गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि भीड़ ने कथावाचकों को एक महिला के पैर छूने और नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव कथावाचकों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी दे चुके हैं। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि अगर कथावाचकों ने जाति गलत बताई थी तो मुंडन करने की, उनसे नाक रगड़वाने की ये इजाजत किसने दी?
भाई आप पुलिस में ले जाते अगर आपको लग रहा था मामला गड़बड़ है। यह भी कहा जा रहा है कि भाई महिला के साथ गलत व्यवहार किया, हाथ पकड़ा, ये वो, इस तरह की भी बातें चले, तो भी पुलिस में जाते। वहां भीड़ ने न्याय क्यों कर दिया अपने हिसाब से? अखिलेश यादव जिस घटना को लेकर पिछड़ी जाति वाला नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं, उसकी पूरी डिटेल भी आपको बताता हूं। दरअसल इटावा के दांदरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ था। कथावाचक मुकुटमणि यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत कथा शुरू की। आरोप है कि पहले दिन की कथा के दौरान मुकुटमणि और उसके सहयोगी संत सिंह की जाति यादव होने का पता चलने पर उनके साथ बदसलूकी की गई। जाति छिपाने का आरोप लगाकर दोनों के चोटी और बाल काट दिए गए। पीड़ितों ने बंधक बनाने, ब्राह्मण महिला के पैर में नाक रगड़वाने और मूत्र छिड़कने का भी आरोप लगाया। और सवाल यही उठ रहा है कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो पुलिस में केस क्यों नहीं किया गया? आपने क्यों सजा दे दी? भीड़ ने क्यों सजा दे दी? एक तरफ कथावाचक आरोप लगा रहे हैं कि जाति पूछने के बाद उनके साथ बदसलूकी हुई। इन आरोपों को सच मानकर अखिलेश यादव ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की सियासत करने में जुट गए। वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासी संग्राम छिड़ता देख भागवत कथा के आयोजक परिवार और ब्राह्मण संगठन भी अब खुलकर सामने आ गए। इनका दावा है कि मामला जाति का है ही नहीं, बल्कि महिलाओं से छेड़छाड़ का है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी। जरा उनको भी सुनिए। मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवतचार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रही। ये भागवत ये भी इनकी जांच कर ली, तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगी। एक छोटी सी मामूली सी घटना थी, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए था। उस व्यक्ति ने, जो कथावाचक है, अपनी जाति छुपाई। कोई तकलीफ नहीं थी, जाति छुपाई, ठीक है। कम से कम असली हरकतें न करते, आप वहां पकड़े नहीं जाते, 7 दिन कथा करके आप चले जाते। यानी सबके अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन एक सवाल इसी बात का उठ रहा है कि भीड़ ने सजा क्यों दे दी? पुलिस के पास पकड़ के ले जाते। इटावा की कथा कांड में लग रहे आरोप और प्रत्यारोप के बीच कथावाचक मुकुटमणि यादव का आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है। मुकुटमणि यादव पर भागवत कथा का कार्यक्रम पाने के लिए अपनी जाति छुपाने और खुद को ब्राह्मण बताने का आरोप है। वायरल हो रहे आधार कार्ड में मुकुटमणि के नाम के आगे अग्निहोत्री लिखा नजर आ रहा है, यानी उन्होंने खुद को ब्राह्मण समाज का दिखाने की कोशिश की, आरोप है। इसी तरह मुकुटमणि यादव का विजिटिंग कार्ड भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुकुटमणि नाम के आगे आचार्य और पंडित लिखा नजर आ रहा है। इसमें भी कहीं यादव लिखा हुआ नहीं दिख रहा। वायरल हो रहे आधार कार्ड की जांच के बाद ही पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इटावा के कथाकांड को लेकर हो रही सियासत पर संत समाज ने नाराजगी जताई और सीएम योगी से जल्द इस घटना की सच्चाई सामने लाने की अपील की। आशंका जताई गई है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह घटना हिंदुओं के बंटने और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सुलगने की वजह बन सकती है। आप भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को सुनिए। एक पक्ष अपनी जाति को छुपा करके आता है, वो उसका दोष है, और दूसरा पक्ष कानून के हवाले उनको करने के बजाय स्वयं कानून हाथ में लेकर के उनका अपमान करता है। तो ये दोनों ही पक्षों का दोष है, इसलिए इस पे अनुशासन की तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर होगी तो इसका मतलब है कि हिंदू समाज के बीच में फूट डालने का कारण बनेगा। ये इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। यानी यूपी में सियासी तूफान आ सकता है, लेकिन यूपी से अलग देश में जो बाढ़, बारिश और तूफान आ रखा है, उसकी बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गजब की तस्वीरें आ रही हैं, गजब की खबरें आ रही हैं। 5 जगह बादल फटे, 9 जगह फ्लैश फ्लड। बारिश के लेटेस्ट बवाल की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट का चैप्टर अब खोल रहा हूं। मॉनसून अब लगभग पूरे देश को कवर कर चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भीषण बारिश हो रही है। कई राज्यों में तो मॉनसून इतना खतरनाक दिख रहा है, ऐसे तेवर दिखा रहा है कि हर तरफ से तबाही की खौफनाक आप देखिए ना भाई, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट जा रहे हैं, बाढ़ बारिश की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा हालात तो पहाड़ी राज्यों में खराब। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानो मानसून की सुनामी आ गई। कहीं बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड है, नदियां नाले ऐसे बह रहे हैं मानो सैलाब आ गया है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। आपको मानसून के कहर के हैरान करने वाले वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन जो हो रहा है उसकी एक झलक देखो।
टूटा हुआ रखा हुआ। बीते 24 घंटे के दौरान मॉनसून ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई, जहां कुल्लू जिले की सैंज घाटी में 24 घंटों के दौरान 5 जगह बादल फटे। आप तस्वीरें देखिए ना बॉस, 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आई। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कुल्लू शहर का है, जहां बादल फटने के बाद एक नाले ने कैसा रौद्र रूप लिया है। आप देखिए पानी कैसे उफान मार रहा है, जरा आवाज सुनिए। देख रहे हैं आप, एक और तस्वीर देखिए। यह पुष्पा 2 मूवी का सीन नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की पहली बारिश से मची तबाही का रियल सीन है, जहां बाढ़ आने की वजह से नदियों नालों में पानी के साथ जंगल की लकड़ियां बह रही हैं। यह वीडियो कुल्लू की गरसा घाटी के थैला नाले का है, जिसमें इतने लट्ठे आए कि गिनना मुश्किल है बॉस। आप देखिए पूरा, मतलब नदी तो पानी तो दिख ही नहीं रहा भाई, खाली लट्ठे दिख रहे हैं, लकड़ियां दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो भयंकर तबाही मच गई। आप देखिए जरा इसको। लकड़ी आते हुए, ये देखो लकड़ी आते हुए, बहुत ज्यादा तबाही। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में भी मानसून ने धमाकेदार एंट्री मारी, जहां भारी बारिश की वजह से एनएचपीसी डैम से पानी छोड़ना पड़ा। इससे पार्वती नदी में फ्लैश फ्लड आ गया, जिसमें नदी पर बना एक पुल टूट गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बादल फटने से तबाही मची। आप धर्मशाला की ये तस्वीरें देखिए बॉस, बाप रे बाप, भयानक तस्वीर। बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड में एक ट्रक तिनके की तरह देखिए कैसे बह रहा है, और पानी देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर की तूफानी लहरों में कोई शिप हिचकोले खा रहा है। जरा आवाज सुनिए। न तो बारिश रुक रही है, न बारिश से होने वाली तबाही, और इसके बारे में हम आपको पाठशाला में लगातार बताते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका पाठशाला में फिर से स्वागत है। दिल्ली में नौसेना भवन से एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विशाल नौसेना भवन में क्लर्क के पद पर काम कर रहा था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला हैंडलर से संपर्क में था आरोपी। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नौसेना और अन्य रक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी थी। पूछताछ में सामने आया है कि विशाल यादव ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। सोचिए, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं।